को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा सुंदरियाल जी के निर्देशानुसार इंटक परिवार का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्रवणदीप सिंह ने अधिवक्ता श्री नरेंद्र शर्मा जी को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रवीण राणा, ज्ञानचंद कंसल, केसर सिंह संधू, भवानी पांडेय, कुलदीप सिंह, मधु चौधरी, राजबीर सिंह, प्रदीप धीमान, मनोज यादव, दिनेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, कमलप्रीत सिंह व आस मोहम्मद लापरा उपस्थित रहे। नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और संगठन व पार्टी हित में जी जान से कार्य करूंगा। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा सुरेंद्रियाल के निर्देशानुसार इंटक परिवार का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्रवणदीप सिंह ने अधिवक्ता श्री नरेंद्र शर्मा को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया और कहा, श्रवणदीप सिंह का सुझाव है कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व वर्करों व सभी नेताओं को एक परिवार की तरह सभी साथियों को एक होना पड़ेगा, सबके सुख दुख के साथी बनना पड़ेगा, पब्लिक के काम करने पड़ेंगे, अपने बेगाने की पहचान करनी पड़ेगी। ये हमारा वादा रहा। 2024 में कांग्रेस की सरकार जरूर आए, वही कांग्रेस जो सबको साथ लेकर चलने वाली, सबके सुख दुख की साथी और दोबारा फिर देश को सोने की चिड़िया बना सकती है। यह काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। मेरी ओर से सभी बुजुर्गों, भाइयों व मातृशक्ति को हाथ जोड़कर बेनती व प्रार्थना है कि कोई भी काम किसी स्टेट या हरियाणा में पड़े, मैं हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा और मेरे को सेवा करने का मौका भगवान दे और मेरे सेवा करने की शक्ति भगवान दे, यह मेरी प्रार्थना है। 2014 के वायदे को भुलाकर पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। बीजेपी व आरएसएस वालों, पब्लिक आपसे गिन गिन कर साहब 2024 में लेंगे। आप याद करेंगे कि यह हुआ क्या है। 1-2 करोड़ रोजगार देने का वायदा क्या था। 2-100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा क्या था। 3 काला धन बाहर से वापस लाने का वायदा क्या था। 415 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। 5 हर एक विधानसभा में एक गांव गोद लेने की बात की थी, उसका क्या बना आप बताएं। 6 आप सभी पर नोटबंदी की, उसका क्या फायदा हुआ आप बताएं। 7 आप सभी पर जीएसटी लगी, वो भी एकदम तोहफा आप सभी को मिला, वो भी याद रखना। 8 सभी के सभी सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम हो रहा है, यही भी पब्लिक के लिए अच्छा हो रहा है क्या, यह भी पब्लिक को समझने की जरूरत है। मौके पर मौजूद रहे प्रवीण राणा, ज्ञानचंद कंसल, केसर सिंह संधू, भवानी पांडे, कुलदीप सिंह, मधु चौधरी, राजवीर सिंह, प्रदीप धीमान, मनोज यादव, दिनेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, कमलप्रीत सिंह, आस मोहम्मद लापरा उपस्थित रहे। नरेंद्र शर्मा जी ने कहा, जो जिम्मेवारी मेरे को दी है मैं बड़ी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक से निभाऊंगा। कहा कि मैं ईमानदारी से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, संगठन में आगे बढ़ोतरी हो और समस्याओं को उठाते हुए गरीब जनता का भी साथ देंगे। हमने हरियाणा में आने वाले समय में सरकार भी बनानी है। अगर अभी से हम अपना कार्य शुरू करेंगे तो हमारी हरियाणा में सरकार आ सकती है। लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, यह मेरा कर्तव्य रहेगा। एक बार फिर से सभी पार्टी के पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को यह जिम्मेदारी दी है। सभी आरएमपी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ एक दिन रसायन मुक्त जीवन जीने की भी शपथ दिलवाई। धूमन सिंह किरमिच आरएमपी चिकित्सकों का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रादौर में हुआ। प्रदेशाध्यक्ष ऋषिपाल सैनी, यमुनानगर। The 24th of March जिला यमुनानगर के रादौर में शहीद उधम सिंह धर्मशाला में वीरवार को आरएमपी चिकित्सकों का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएमपी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने की। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी धूमन सिंह किरमिच ने इस मौके पर सभी आरएमपी
चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ एक दिन रसायन मुक्त जीवन जीने की भी शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा मनोहर सरकार हर जाति हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। वह हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। आरएमपी चिकित्सक अच्छा कार्य कर रहे हैं। भाजपा मनोहर सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मिशन को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण के लिए नीतियों को लागू कर रही है। आरएमपी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ऋषि पाल सैनी ने कहा कि आरएमपी चिकित्सक दिन रात निस्वार्थ भाव से आम जनता की सेवा में कार्यरत है। आरएमपी चिकित्सकों को भाजपा सरकार से पूरी उमंग व हौसला है। उन्होंने बताया कि आरएमपी चिकित्सकों को सरकार से हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का पुनः गठन कर उन्हें पंजीकृत किए जाने की मांग की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने आरएमपी चिकित्सकों की पंजीकृत किए जाने की मांग को जायज बताते हुए कहा कि इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कई बार कानूनी अड़चनें भी आड़े आती है, लेकिन फिर भी सरकार का इस बारे सकारात्मक रुख है। वही उन्होंने आज आरएमपी चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने संबंधी ली शपथ को भी एक अच्छी पहल करार दिया। वही उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उनके द्वारा भी कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को एक दिन रसायन मुक्त जीवन जीने संबंधी संकल्प भी करवाया गया। सभी आरएमपी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ एक दिन रसायन मुक्त जीवन जीने की भी शपथ दिलवाई। धूमन सिंह किरमिच आरएमपी चिकित्सकों का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रादौर में हुआ। प्रदेशाध्यक्ष ऋषि पाल सैनी यमुनानगर। द 24 मार्च जिला यमुनानगर के रादौर में शहीद उधम सिंह धर्मशाला में वीरवार को आरएमपी चिकित्सकों का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएमपी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने की। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी धूमन सिंह किरमिच ने इस मौके पर सभी आरएमपी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ एक दिन रसायन मुक्त जीवन जीने की भी शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा मनोहर सरकार हर जाति हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। वह हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। आरएमपी चिकित्सक अच्छा कार्य कर रहे हैं। भाजपा मनोहर सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मिशन को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण के लिए नीतियों को लागू कर रही है। आरएमपी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ऋषि पाल सैनी ने कहा कि आरएमपी चिकित्सक दिन रात निस्वार्थ भाव से आम जनता की सेवा में कार्यरत है। आरएमपी चिकित्सकों को भाजपा सरकार से पूरी उमंग व हौसला है। उन्होंने बताया कि आरएमपी चिकित्सकों को सरकार से हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का पुनः गठन कर उन्हें पंजीकृत किए जाने की मांग की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने आरएमपी चिकित्सकों की पंजीकृत किए जाने की मांग को जायज बताते हुए कहा कि इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कई बार कानूनी अड़चनें भी आड़े आती है, लेकिन फिर भी सरकार का इस बारे सकारात्मक रुख है। वही उन्होंने आज आरएमपी चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने संबंधी ली शपथ को भी एक अच्छी पहल करार दिया। वही उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उनके द्वारा भी कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को एक दिन रसायन मुक्त जीवन जीने संबंधी संकल्प भी करवाया गया। यमुनानगर। द 24 मार्च उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कोरोना की स्थिति के बारे में बताया कि द 24 मार्च को जिला यमुनानगर में कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज आए हैं व 1 पॉजिटिव केस ठीक हुए हैं। जिला यमुनानगर में का रिकवरी
रेट 98.49% हो गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कुल आबादी का 51.36% का कोरोना टेस्ट हो गया है। अब तक जिले में कुल 30,726 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 80 यमुनानगर के बाहर अन्य स्थानों के हैं। अब तक जिले में 30,264 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी से बचाव की गाइडलाइंस की पालना करें। सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि अब जिले में कोरोना के 7 सक्रिय मरीज हैं, जिसमें से 5 कोरोना मरीज घर पर व 2 मरीज अस्पताल में दाखिल है। अभी तक कुल 617,368 सैंपल ले लिए गए हैं, जिनमें से 582,190 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 391 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि जिला में 22 एक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। कोविड कंट्रोल रूम स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर के हेल्पलाइन नंबर 9817664700, 9817820600, 9,817,889,600 हैं। यमुनानगर द 24th of March विश्व जल दिवस के अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर की अध्यक्षता में भूजल स्तर बढ़ाने व पानी के सदुपयोग के दृष्टिगत डिस्ट्रिक्ट वाटर रिसोर्सेज प्लान संबंधी बैठक हुई। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि विभागों द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाने व पानी के सदुपयोग के दृष्टिगत जो योजनाएं तैयार की जानी है, उसकी रिपोर्ट हरियाणा वाटर रिसोर्सेज को जल्द भिजवाना सुनिश्चित करें। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पानी की महत्वता के बारे में हमें स्वयं जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। बैठक के दौरान हरियाणा वाटर रिसोर्सेज के स्टेट कोऑर्डिनेटर एनके निझावन ने भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सिंचाई विभाग अधीक्षक अभियंता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर जिला 137.54 MCM जल की कमी से जूझ रहा है। बैठक में सभी विभागों के अध्यक्षों से जल संरक्षण के सुझाव मांगे गए व सभी से अपील की गई है कि सभी जल संरक्षण के बारे में जागरूक फैलाएं। इस मौके पर सरस्वती नगर के BDPO राजाराम, जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार सहित अन्य विभागों के। आज दिनांक 24 मार्च को हल्का रादौर के गांव भूरे के माजरा में बीजेपी को छोड़कर रविंद्र सैनी, सुरेश कुमार, मांगराम अपने सभी साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व प्रत्याशी सतीश शर्मा धोडग के नेतृत्व में इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता कपिल पंडित करहेड़ा, यादवेंद्र बापा, सलेंद्र काम्बोज जुब्बल पार्षादी मौजूद रहे। सांसद नायब सिंह सैनी ने वक्फ बोर्ड की सारी जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन करने का लोकसभा में उठाया मुद्दा। यमुनानगर द 24 मार्च सांसद नायब सिंह सैनी ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड की सारी जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन प्रणाली से सार्वजनिक करने की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में कहा कि वक्फ एक्ट 1995 के वक्फ संशोधन एक्ट 2013 की तरफ ध्यान देने की सिफारिश की है। इस संशोधन के बाद से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अविश्वसनीय वृद्धि दर्ज हुई है और जुलाई 2020 तक वक्फ बोर्ड के पास 659,877 पंजीकृत प्रॉपर्टी हो गई है, जिसमें 1 लाख एकड़ जमीन भी है। लेकिन इसका ब्यौरा केंद्रीय वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर आज तक भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह हैरानी की बात है कि सेना व रेलवे विभाग के बाद आज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के मामले में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जैसा कि ज्ञात है, वक्फ बोर्ड सिर्फ उस जमीन व प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकता है जिसका मालिकाना हक मुस्लिम रहा हो, जो अब मालिक विहीन है या किसी मुस्लिम द्वारा दान में दी गई है।
सिर्फ इन कारणों से तो वक्फ बोर्ड इतनी प्रॉपर्टी अर्जित नहीं कर सकता। वक्फ एक्ट 1995 में एक सोची समझी योजना के तहत उस समय की मौजूदा सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति से वशीभूत होकर 2013 में ऐसे संशोधन किए जिनकी मदद से किसी भी लावारिस प्रॉपर्टी को बड़ी ही आसानी से हड़प लिया जा सके। अनुच्छेद 36, 40, 83,107 व 108 ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। ये संशोधन देश की धर्मनिरपेक्ष भावना के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड ने 40 to 50 वर्षों से रह रहे किराएदारों के अनुबंधों को रद्द करके प्रॉपर्टी का किराया 250% तक बढ़ा दिया है। सांसद ने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार ये ब्यौरा सार्वजनिक करे कि जब वक्फ बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1964 में की गई तब इसके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी व जमीन थी व आज इसके पास कितनी प्रॉपर्टी व जमीन है और इसे पंजीकृत करते समय राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उसका मालिकाना हक किसके नाम था। जिसका स्रोत मुस्लिम ना पाया जाए उस प्रॉपर्टी व जमीन को उसके असली मालिक को वापस लौटाया जाए और इस सारे ब्यौरे को केंद्रीय वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाए। कल सरदार राज सिंह जी की अध्यक्षता में जगाधरी में आम आदमी पार्टी की एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विकास गाबा एवं सतीन्द्र राणा जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री नरेश कंबोज जी को बुलाया गया। लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों पर राज करने लगी है। यमुनानगर The 24th of March सिविल सर्जन कार्यालय यमुनानगर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने की। रॉबर्ट कोच ने टीबी के माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु की खोज की थी जिससे टीबी की बीमारी होती है। यह जीवाणु हवा के माध्यम से एक टीबी मरीज से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स विश्व टीबी दिवस की थीम है। डॉक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि जिला यमुनानगर में विश्व क्षय रोग दिवस की शुरुआत 24 फरवरी से हुई जिसमें 1 महीना लंबा अभियान चलाया गया था जिसकी शुरुआत यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास द्वारा की गई थी जिसके तहत हर सप्ताह अलग अलग गतिविधियां चलाई गई और प्रत्येक मंगलवार को सभी को टीबी के प्रति शपथ दिलवाई गई और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना था। साप्ताहिक गतिविधियां के दौरान पहले सप्ताह द 24th of February से द 2nd of March तक निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाई गई जिसमें यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास द्वारा शपथ ली गई। दूसरे सप्ताह द 3rd of March से द 10th of March तक सभी महिलाओं को जागरूक किया गया और उन्हें शपथ दिलवाई गई। तीसरे सप्ताह 11 मार्च से द 18th of March तक सभी स्कूलों के बच्चों को जागरूक किया गया और उन्हें शपथ दिलवाई गई। चौथे सप्ताह द 19th of March से द 24th of March तक विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाना है जिसके तहत आज डॉक्टर पूनम चौधरी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो जन जन तक जाकर जागरूकता देंगे। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने 21 दिन द 24th of March से द 13th of April तक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चलने वाले अभियान की भी शुरुआत की जिसमें टीबी से संबंधित विभिन्न गतिविधियां की जानी है जिसमें प्रमुख रूप से सक्रिय खोज अभियान, टीबी मरीज, डीबीटी, सामुदायिक टीबी जांच शिविर, टीबी मुक्त शपथ, सोशल मीडिया अभियान, ग्राम सभा मीटिंग, पोस्टर मेकिंग, हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि विश्व से टीबी को 2030 तक खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें सभी बढ़-चढ़ कर भाग ले और एक टीबी मुक्त भारत एंड हरियाणा बनाए। इसके लिए टीबी को एक जन आंदोलन बनाया जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि हर टीबी मरीज को दवाई के साथ साथ पोषण के लिए 500 रुपये हर महीने जब तक टीबी की दवाई चलती है सीधे मरीज के खाते में डाले जा रहे हैं और जो व्यक्ति टीबी मरीज की खोज करेगा उसको भी सरकार द्वारा 500 रुपये दिए जाते हैं और जो व्यक्ति टीबी मरीज को दवाई खिलाता है उसे भी पूरा इलाज खत्म होने पर सरकार द्वारा 1000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा टीबी के मरीज की पहचान करने के लिए नई मशीनें हर जिले में भिजवाई जा रही है जिससे टीबी मरीज की पहचान जल्द से जल्द की जा सके ताकि एक टीबी के लक्षण वाला मरीज दूसरों को टीबी की बीमारी ना फैला सके। सिविल सर्जन ने आगे बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होना, वजन का कम होना, भूख ना लगना अगर इनमें से कोई लक्षण है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से अपनी बलगम की जांच करवाएं और टीबी निकलने पर अपना इलाज घर के नजदीक मुफ्त पाएं। इस मौके पर सभी को टीबी के संदेश वाले मास्क वितरित किए गए क्योंकि टीबी के प्रति जागरूकता लाई जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने वर्ष 2021-22 में टीबी का अच्छा कार्य करने पर कर्मचारियों को सम्मानित किया जिसमें लोकेश कुमार जिला कोऑर्डिनेटर, ओनेश त्यागी जिला कोऑर्डिनेटर, श्रीमती आशु अग्रवाल, अमित कपूर एंड सभी टीबी के स्टाफ शामिल थे। अंत में सभी ने विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में यह शपथ ली कि हम सबने अपने जिला यमुनानगर से टीबी को खत्म करना है, एक टीबी मुक्त यमुनानगर बनाना है। यमुनानगर द 24th of March उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज बसों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज वाहन चालकों का आह्वान किया है कि वे जारी निर्देशों के अनुसार वाहनों की निर्धारित गति सीमा के अनुसार ही अपने वाहन चलाएं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी सड़क एवं वाहन दुर्घटना होने पर आपातकालीन सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 100-1073 पर तुरंत सूचित करें। स्कूल कॉलेज वाहनों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को यातायात नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। चालकों, परिचालकों व स्कूल के अन्य स्टाफ की पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही उसे ड्यूटी पर रखा जाए। इन नियमों में यदि कोई शिक्षण संस्थान कोताही बरतेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि स्कूल कॉलेज की प्रत्येक गाड़ी, बस या अन्य प्रकार के वाहन के पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के अनुसार परमिट होना चाहिए। सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोग होने वाली गाड़ियों में उचित फिटनेस व बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ड्राइवर को 5 वर्ष तक गाड़ी चलाने का कम से कम अनुभव हो व सभी शैक्षणिक संस्थानों में वाहनों के ड्राइवर व कंडक्टर निर्धारित वर्दी में होने चाहिए व उनकी नेम प्लेट वर्दी पर लगी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ड्राइवर व कंडक्टर को नियुक्त करते समय उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस चेक करने के उपरांत ही उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ड्राइवर व कंडक्टर जो बसों पर नियुक्त किए जाएंगे का 2 वर्षों से कम अवधि में एक बार रिफ्रेशर कोर्स अवश्य होना चाहिए। प्रदूषण प्रमाण पत्र वाली गाड़ी ही सड़कों पर चलेगी। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स व अग्निशमन यंत्र होना चाहिए व बसों में जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चों को बिठाया जाना चाहिए। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों के ड्राइवरों का वर्ष में एक बार डॉक्टरी परीक्षण होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि बस चालक के खिलाफ दुर्घटना का अभियोग भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337,338 व 304 ए अंकित है तो उसे स्कूल बस पर बतौर चालक न रखा जाए।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल बस के काले या रंगीन शीशे नहीं होने चाहिए और बस या अन्य स्कूल वाहन में पर्दे नहीं लगे होने चाहिए तथा रात के समय अंदर की लाइट जला कर रखनी चाहिए। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने आगे बताया कि निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। अतः हर वाहन चालक निर्धारित गति में ही अपने वाहन चलाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके व जानमाल की हानि को रोका जा सके। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी यमुनानगर डॉक्टर शिव कुमार, रोग विशेषज्ञ मुकुंदलाल, जिला नागरिक अस्पताल यमुनानगर ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रांत के प्रत्येक जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को किया जागरूक। योग के बारे में बताएं अनेक फायदे, देखें स्पेशल रिपोर्ट। प्रोग्राम के निर्माता निर्मल निर्मित 2 दिवसीय विचार गोष्ठी किसी भी 2 दिन 15 से 25 मार्च 2200 के मध्य आयोजित करने वाले उजागर किया। हरियाणा सरकार शिक्षित युवाओं को दे रही भत्ता व मानदेय। hrx.gov.in पर करवा सकते हैं पंजीकरण। यमुनानगर 24 मार्च। हरियाणा सरकार शिक्षित युवाओं के सम्मान को महत्व देते हुए पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता व 100 घंटे मानद कार्य के लिए मानदेय प्रदान करने के लिए सक्षम युवा योजना चला रही है। इसके तहत बेरोजगार युवकों को विभिन्न तरह मानदेय दिए जाते हैं। पात्र युवा विभाग की वेबसाइट hrx.gov.in पर पंजीकृत करवाए। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत राओय के पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान समक्ष और वाणिज्य स्नातकों को व कला स्नातकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 से 12वीं पास प्रार्थियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को N1000 रुपये, पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1500 रुपये तथा 12वीं पास बेरोजगारों को 900 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घंटे कार्य करने की एवज में 6000 प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाता है। वार्षिक पारिवारिक आय N लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला रोजगार अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। यदि आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है तो विभाग की वेबसाइट hrx.gov.in पर साथ अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा 12वीं परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड CBSE दिल्ली और ICSE बोर्ड दिल्ली से संबद्ध उस मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास की होनी चाहिए जो हरियाणा और UT चंडीगढ़ में ही स्थित हो। स्नातकोत्तर स्नातक की नियमित शिक्षा की डिग्री हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो। उन्होंने बताया कि के आधार पर आवेदक की आयु 18 से N5 वर्ष व स्नातकोत्तर के लिए आवेदक की आयु 21 से N5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए। आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो। उन्होंने बताया कि आवेदक किसी भी तरह के रोजगार जैसे कि सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी और स्वरोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय N लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण केवल hrx.gov.in पर ऑनलाइन होगा। सक्षम युवा योजना के लिए चाहिए ये दस्तावेज। जिला रोजगार अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र व बैंक अकाउंट की प्रति, रोजगार कार्यालय के पंजीकरण की प्रति व आय प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए।